गोस्ट, हॉरर, भूत, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हमें बचपन से एक्साइट करते आ रहे हैं। अंधेरा होते ही अजीब सा डर लगना, अजीब चीज़ें होना, अजीब आवाज़ें सुनाई देना। पर क्या ये रियल में होता है? क्या भूत का डर रियल है या सिर्फ ये एक मन की कल्पना है? क्या हो अगर ये रियल में हो या फिर कुछ ऐसा जो रियल में होता हो? मूवीज़ के भूत तो अलग बात है, पर आपको तो पता ही होगा कि फैक्ट फिल्म में आपको सिर्फ ट्रू नॉलेज मिलता है, ऐसा डेटम जो रियल वर्ल्ड में पॉसिबल हो। और हॉरर मूवी नहीं बल्कि रियल हॉरर मिलता है। पर क्या ये रियल में पॉसिबल है? अगर एक लाइन में कहें तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल। कई सारी ऐसी चीज़ें जिनको हम आज तक नहीं समझ पाए हैं, ना ही तो ऐसी चीज़ों का कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, ना ही साइंटिस्ट ने कभी समझा पाए हैं। बहुत से साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हमें सोल, आत्मा के बारे में होने या ना होने के बारे में बताते हैं, जिसमें से सबसे खतरनाक, पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स में से है ये एक्सपेरिमेंट। साल 2018 जब दो प्रोफेसर्स ने यह डिसाइड किया कि वे इक्वाडोर के जंगलों में जाकर कुछ रिसर्च करेंगे। इक्वाडोर के जंगलों को चुनने के कुछ कारण भी थे, जैसे कि इक्वाडोर की पॉपुलेशन बहुत कम थी, जिसकी वजह से वहाँ पे रिसर्च बहुत कम हुआ था। और इक्वाडोर में अमेज़न के जंगल पाए जाते हैं जो अपने आप में बहुत ही स्पेशल्स हैं। आपको बता दें कि दोनों प्रोफेसर्स जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट वो होते हैं जो एनिमल पर स्टडीज़ करते हैं। उन्होंने अपने प्रोजेक्ट के लिए इक्वाडोर के जंगलों को चुना था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ इस जंगल में ऐसा कुछ होने वाला है जिसके बाद उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। जूलॉजिस्ट होने की वजह से वे इक्वाडोर के कुछ ऐसे जानवरों की खोज में थे जिसे दुनिया ने पहले कभी ना देखा हो। दोनों जंगल के बाहरी हिस्से में खोज कर रहे थे, लेकिन उन्हें उस जंगल में कुछ खास नहीं मिल रहा था। जिसके बाद उन्होंने जंगल के अंदर जाने का फैसला किया। जंगल के अंदर जाने के लिए उन्हें एक गाइड की ज़रूरत थी, लेकिन अंधेरा बहुत हो चुका था, जिसकी वजह से उन्हें कोई गाइड भी नहीं मिल पा रहा था। मजबूरन उन्हें अकेले ही अंदर जाना पड़ा। उन्होंने काफ़ी देर तक अंदर रिसर्च की, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा जानवर या कोई भी ऐसा इंसेक्ट नहीं मिल रहा था जिसे जाकर वे पूरी दुनिया को दिखा सकें कि ये रिसर्च हमने की है। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे ही अंधेरा बढ़ता जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने जंगल में ही रुकने का फैसला किया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे शायद रात में कोई ऐसा इंसेक्ट या कोई ऐसा जानवर पकड़ सकें जिसे दुनिया ने पहले कभी ना देखा हो। और टेंट बनाने के बाद अब उन्हें ज़रूरत थी कुछ लकड़ियों की, ताकि वे रात में आग जला सकें। उन्होंने रात में आग जलाने के लिए कुछ लकड़ियों को ढूंढना शुरू कर दिया। तभी उनकी नज़र अपने टेंट के पास चलती हुई एक मकड़ी पर गई, जो वैसे तो एक नॉर्मल मकड़ी लग रही थी, लेकिन असल में वो थी एक स्पेशल मकड़ी जिसका नाम था एनोलोसिमस एक्सिमस स्पाइडर, जो दुनिया में हर चीज़ की तरह उसका साइंटिफिक नेम था। ऐसा नहीं था कि ये मकड़ियों के बारे में दुनिया पहले से नहीं जानती थी, लेकिन सबको लगता था कि ये मकड़ियाँ 50,000 से ज़्यादा के झुंड में रहती हैं और कभी भी अकेले नहीं रहती। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये मकड़ी अपने झुंड से बिछड़ गई होगी, जिसकी वजह से ये अकेली है, और थोड़ी देर बाद ये यहाँ से चली जाएगी अपने झुंड की तरफ। आग जलाने और थोड़ी देर आराम करने के बाद उन्होंने अपने रिसर्च पर काम करना शुरू कर दिया। पर उन्होंने इस बार फिर से उस मकड़ी की तरफ देखा, पर यह मकड़ी इस बार कुछ नॉर्मल नहीं लग रही थी। उन्होंने देखा कि इस मकड़ी के ऊपर एक खास स्पेशल कीड़ा बैठा हुआ है। इस बार ये मकड़ी घर बना रही थी, लेकिन किसके लिए? क्योंकि कभी भी ये मकड़ी अकेले घर नहीं बनाती। 50,000 से ज़्यादा के झुंड में ये मकड़ियाँ सभी के लिए घर बनाती हैं, जो इस मकड़ी को अजीब बना रही थी, क्योंकि ये मकड़ी अपना घर ढूंढना ज़्यादा पसंद करती घर बनाने से। उन्हें ये बात बहुत ही अजीब लग रही थी, जिसके बाद उन्होंने उस मकड़ी पर नज़र रखने का फ़ैसला किया। और थोड़ी देर बाद जो हुआ उसे देखकर वे हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि वह मकड़ी उस कीड़े के लिए घर बना रही थी, ना कि खुद के लिए, एक जाले का बना हुआ घर। लेकिन उन दोस्तों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों मकड़ी उस कीड़े के लिए घर बना रही है। और थोड़ी देर बाद जो उन्होंने देखा वे और भी हैरान कर देने वाला था। उन्होंने देखा कि वह कीड़ा उस मकड़ी को खा रहा था। पहले उस मकड़ी ने उसके लिए घर बनाया और अब वे मकड़ी उसके लिए नाश्ता थी। मकड़ी तो मर चुकी थी, लेकिन उस अजीब से कीड़े को अपना घर और खाना दोनों मिल चुका था। दोनों दोस्तों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों उस मकड़ी ने उस कीड़े के लिए घर बनाया और उसके बाद वे उसका नाश्ता। दोनों दोस्त ये सब देख के हैरान हो रहे थे। उन्होंने कभी भी अपनी जूलॉजी की हिस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा था। जिसके बाद उन्होंने उस कीड़े को अपने साथ अपनी लैब पर ले जाने का फ़ैसला किया और वे उस कीड़े पर रिसर्च करना चालू कर दिए। कई दिनों के रिसर्च के बाद उन्होंने जो पाया वे सबको हैरान कर देने वाला था। वे कीड़ा एक स्पेशल वास्प था, जिसके बारे में दुनिया आज तक कुछ भी नहीं जानती थी। एक ऐसा वास्प जो आज तक दुनिया की नज़रों से छुपा हुआ था। यह अपने आप में एक ग्रेट डिस्कवरी थी, लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें एहसास हो गया कि ये बहुत ही ख़तरनाक डिस्कवरी भी है।
जो आज भी इंसानी दिमाग को नेचर के सामने बहुत ही छोटा पेश कर देती है, जिसने आज तक के इंसानी समझ को एक चुनौती पेश कर दी थी। उन्होंने अपनी डिस्कवरी में पाया कि ये वास्प स्पाइडर्स को टारगेट बनाते हैं, क्योंकि अपना घर बहुत आसानी से बना लेते हैं स्पाइडर्स, इसलिए स्पाइडर्स इनके लिए एक आसान टारगेट थे। और अगर कोई स्पाइडर एक बार इनका टारगेट बन गया तो उस स्पाइडर का बचना लगभग नामुमकिन रहता था। लेकिन वे वास्प उन्हें टारगेट क्यों बनाते थे? ऐसा क्या खास था स्पाइडर्स में जो और किसी में नहीं था? एक बार स्पाइडर को टारगेट बनाने के बाद वास्प स्पाइडर के शरीर के ऊपर ही अंडे देते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पाइडर्स उनके लिए बहुत ही अच्छा घर बना सकते थे जिसमें वे रह सकते थे, और स्पाइडर्स एक बहुत ही आसान खाना भी हो सकते थे उन वास्प के लिए। अंडे स्पाइडर के शरीर के ऊपर ही बड़ा होना शुरू होते हैं, और जब वे अंडे से लार्वा बाहर आता है तब लार्वा को अपने लिए घर और खाना दोनों चाहिए होता है। फिर वे स्पाइडर्स को अपना 50,000 स्पाइडर्स वाली कॉलोनी को छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं, जिसके बाद ऐसे स्पाइडर्स जो हमेशा ग्रुप में रहते थे, 50,000 की कॉलोनीज़ में रहते थे, वे अकेले रहने लगते हैं, और वे स्पाइडर्स उन लार्वा के कहने पर उनके लिए घर बनाते हैं। और घर बनते ही लार्वा के पास बस एक ही चीज़ बचती है, और वे उसका खाने के लिए वे स्पाइडर्स को ही अपना टारगेट बनाते हैं। पहले वे स्पाइडर से अपना घर बनवाते हैं, और घर बनवाने के बाद वे स्पाइडर्स को अपना नाश्ते की तरह इस्तेमाल करते हैं। साइंटिस्ट आज तक समझ नहीं पाए हैं कि कैसे एक वास्प एक स्पाइडर का दिमाग कंट्रोल कर सकता है। वे स्पाइडर सब कुछ भूलकर सिर्फ उसे बस एक ही चीज़ याद रहती है, और वे है लार्वा के लिए घर बनाना और उसका खाना बनना। आज तक साइंटिस्ट समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों होता है, कैसे एक छोटा सा वास्प अपने ही साइज़ के स्पाइडर पर कंट्रोल कर सकता है। और कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि वास्प की सोल कुछ समय के लिए स्पाइडर की बॉडी पर कब्जा कर लेती है, जिसके बाद स्पाइडर सब कुछ भूलकर सिर्फ और सिर्फ वास्प के लिए घर बनाने लगता है। और जब वास्प का घर कंप्लीट हो जाता है तो एक सोल की तरह वे लार्वा उसे मार देता है, और उसके बाद वह उसका नाश्ता करता है, बिल्कुल किसी हॉरर मूवी की तरह। लेकिन आज तक कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है कि कैसे एक वास्प एक स्पाइडर के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है, कि कैसे सिर्फ वास्प के एक कमांड से स्पाइडर अपनी जान देने को तैयार हो जाता है और उसका नाश्ता बनने के लिए तैयार रहता है। क्यों वास्प का शिकार बनने के बाद स्पाइडर पूरी तरह अकेला हो जाता है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई सोल किसी बॉडी पर कब्जा कर ले और उसका काम पूरा होने के बाद उस बॉडी को मार दे। एक बार वास्प का टारगेट बनने के बाद स्पाइडर ज़ॉम्बीज़ जैसा बिहेव करने लगते हैं, जिसके बाद ना ही उनके पास खुद का कोई दिमाग बचता है और ना ही कुछ सोचने या समझने की शक्ति। क्या होगा अगर ये वास्प इंसान पर हमला करने लग जाते हैं? एक स्पाइडर के कंपैरिजन में एक इंसान की बॉडी कई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिसकी वजह से अगर फ्यूचर में कोई वास्प इंसान पर हमला भी करते हैं तो इंसान की बॉडी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि कई सारे ऐसे वायरस हैं जो जानवरों से ही इंसान पर आए हैं और उन्होंने इंसान पर हमला करना शुरू कर दिया है। तो अगर कभी ऐसा होता है तो हमारा शरीर इन वास्प से कैसे लड़ेगा और कैसे हम इन वास्प से जीत पाएंगे?